ठीक है, चलो आज हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट किए। ऑप्टिक्स में मेन जो आप स्टडी करते हैं दैट इज़ अबाउट लाइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब जितने भी रेडिएशंस होते हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही रहते हैं। ये ध्यान रखना ना, जो हीट रेडिएशंस होते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पर दिखाया हुआ है यहाँ पर एक दूसरे के साथ में। इसमें दो तरह के वेक्टर्स रहते हैं, एक इलेक्ट्रिकल वेक्टर रहता है और दूसरा मैग्नेटिक वेक्टर रहता है। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर जैसे आप देख रहे हैं हमेशा एक दूसरे के साथ में कैसे रहते हैं, ये 90 डिग्री पर रहते हैं। ऐसे मूवमेंट रहती है। इस मूवमेंट के बारे में ज़्यादा आपको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल आप ये ध्यान रखेंगे कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये लाइट रेज, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बीच में बहुत तरह की वेवलेंथ्स होती हैं, लेकिन जो हमारी लाइट वेव्स होती हैं जो प्रकाश की हैं, जिससे हमारे को दिखाई देता है जो प्रकाश किरणें हैं, जो लाइट वेव्स हैं, ये बेसिकली कहाँ होती हैं? इट लाइज बिटवीन द इंफ्रारेड। ये किसके बीच में लाई करती है लाइट रेज? इंफ्रारेड। यहाँ पे आप देख लेना इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की लॉन्गर वेवलेंथ होती है, विद लॉन्गर वेवलेंथ इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ये लाइट वेव्स। अल्ट्रावायलेट, इन दोनों के बीच में लाई करते हो। अल्ट्रावायलेट शॉर्ट वेवलेंथ होती है, शॉर्ट वेवलेंथ। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ शॉर्ट होगी उतनी ज़्यादा, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब होता है मोर एनर्जेटिक। ध्यान रख लेना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोर एनर्जेटिक, ज़्यादा एनर्जी होगी इनके अंदर, मोर एनर्जेटिक। लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब होता है लेस एनर्जेटिक, लेस एनर्जेटिक। इसकी जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ के बीच रहती है? लाइट वेव्स जो सी इनकी रेंज होती है, वेवलेंथ होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, इनके बीच में रहती है लाइट वेव्स। मतलब इंफ्रारेड से लेकर अल्ट्रावायलेट। जो सूरज से आने वाली किरणें होती है ना, ध्यान रखना वो अल्ट्रावायलेट होती हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे सन है। सन से जो रेज आ रही हैं यहाँ पर, ये जितनी भी किरणें हमारे पास आ रही है सन से, पैरेलल बीम कहलाती हैं। ये सारी की सारी अल्ट्रावायलेट ही होती हैं। यूवी रेज आपने सुना है ना, यूवी रेज होती हैं, अंदर आती हैं, धीरे धीरे यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, और जब ये लौट करके जाती हैं तो कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, इनकी एनर्जी कम हो जाती है। ये इंफ्रारेड रेंज भी आ जाती है इनमें, इंफ्रारेड भी होती है इसमें। तो लाइट वेव जो सी हैं वो किस किस के बीच में लाई करती हैं? एक एंगस्ट्रॉम जो है, एक एंगस्ट्रॉम, ये ध्यान रखना 10 टू द पावर माइनस, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। या फिर अगर हम इसको मतलब वेवलेंथ की फॉर्म में, अगर उसको मीटर की फॉर्म में लिखें तो लगभग आप देखो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर से लेकर लगभग 7.8 मीटर, 7.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर के बीच में रहती है। लाइट वेव्स के लिए ध्यान रखना कि लाइट वेव्स जो सी है दिस ऑलवेज मूव्स इन ए, लाइट वेव्स ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल लाइट वेव्स जो सी हैं वो सीधा हमेशा सीधे सीधे चलती हैं। दिस इज स्ट्रेट लाइन मूवमेंट ऑफ, या रेक्टिलिनियर मूवमेंट कहते हैं। जो लाइट का पाथ होता है वो हमेशा कैसा होता है? रेक्टिलिनियर मूवमेंट होती है। लाइट जो है रेक्टिलिनियर मूवमेंट होती है, रेक्टिलिनियर मूवमेंट ऑफ लाइट। अब देखो लाइट का जो है एक खास बात रहती है कि लाइट वेव जो सी हैं ये वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती हैं, जबकि साउंड वेव्स के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। लाइट वेव्स कैन मूव थ्रू द वैक्यूम ऑल्सो, वैक्यूम से चल सकती हैं। लेकिन जो साउंड वेव्स होती है ना, जो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, बेसिकली ये तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रही है, लेकिन फिर भी आपके लैपटॉप के, आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल के स्क्रीन से जो आपके कानों तक पहुंच रही है, उस माध्यम में जो सा है साउंड वेव्स में मीडियम है। मीडियम क्या होती है? एयर है। साउंड वेव्स जो हैं दे रिक्वायर मीडियम, साउंड वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एयर, हवा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे वैक्यूम कर दिया जाए, मतलब अगर आप चांद पे चले गए जहाँ पर एयर नहीं है, वैक्यूम है, वहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं आपस में तो होठ हिलते हुए दिखाई देंगे, क्या बोल रहा है कोई सुनाई नहीं देगा। अंतरिक्ष में चले जाएंगे वहाँ पे भी नहीं सुनाई देगा, स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है, क्योंकि साउंड वेव्स बिना मीडियम के नहीं चल सकती हैं। लेकिन लाइट वेव्स के पास प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये मीडियम में भी चल सकती हैं और वैक्यूम में भी चल सकती हैं। दे कैन मूव इन वैक्यूम एज वेल एज थ्रू द मीडियम। मीडियम कोई भी, किसी भी तरह का मीडियम, उसमें भी चल लेती हैं। अब आती है बात लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है?
इट हैज़ गॉट डुअल नेचर। लाइट का डुअल नेचर होता है। ये डुअल नेचर क्या है? इसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर में क्या होता है? इट बिहेव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। लाइट का जो सा है, लाइट का ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। लाइट वेव जो सी हैं, इनके पास डुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी का मतलब इनके पास पार्टिकल नेचर भी होता है और साथ साथ वेव नेचर भी होगा। वेव नेचर भी होगा। सो वेव नेचर में ये दे बिहेव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो लाइट वेव्स के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ये बात समझ में आई है? लाइट वेव जो सी है, दे हैव गॉट पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। दिस इज कॉल्ड एज डुअल नेचर। इसी तरह से एक बात और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन होता है ना, छोटा सा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन के पास भी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। एक और ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी ये प्रॉपर्टी है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स हैव बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। और ये कहाँ से पता लगा? ये किसने बताया? द इलेक्ट्रॉन्स हैव बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों हैं इलेक्ट्रॉन के पास। ये किसने बताया? कहाँ से पता लगा? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली। तो ये इसकी हाइपोथेसिस है। उसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉट बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इस तरह से लाइट के पास भी दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। डी ब्रॉगली का जो है, उसने एक बताया कि जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के रूप में बिहेव करता है और वेव के रूप में बिहेव करता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो लैम्डा इसकी वेवलेंथ होती है, h/mv होता है। मतलब आप ये देखो कि लैम्डा जो है वो क्या है? वो वेव नेचर है और m मास है पार्टिकल का। तो वेवलेंथ और मास आपस में क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आपको वेव नेचर कब प्रोमिनेंट दिखाई देगा? जब पार्टिकल का मास छोटा छोटा बहुत छोटा होता जाएगा, उतना बड़ा वेवलेंथ आपको ठीक ठाक से दिखाई देगा। लेकिन अगर आप एक गेंद को लेके चले जाएंगे, गेंद तो बहुत बड़ी होती है ना, या एक पत्थर है, क्योंकि यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास दिखते हैं 9.31 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है। लेकिन अगर आप मान लिया कि 10 ग्राम का पत्थर भी ले रहे हैं, तो ये तो बहुत 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 बड़ा हो गया। कई अरबों खरबों गुना बड़ा हो गया। अरबों खरबों गुना बड़ा हो गया ये। तो ये नहीं शो करेगा क्योंकि इसका मास जो सा साइज बहुत बड़ा हो गया। तो आपको अगर किसी भी पार्टिकल की दोनों प्रॉपर्टीज को अगर ऑब्जर्व करना है, तो केवल तभी संभव है जब वो पार्टिकल का मास बहुत छोटा होगा। जब पार्टिकल का मास बहुत छोटा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो उसके पास दोनों प्रॉपर्टी आ जाएंगी, पार्टिकल नेचर भी आ जाएगा और वेव नेचर भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप गेंद को लेकर के चले, तो गेंद के पास केवल मास है। या कोई आप पत्थर ले रहे हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 1 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, या कोई भी पत्थर ले रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसके पास वेव नेचर नहीं होगा, केवल पार्टिकल नेचर होगा। ये बात समझ में आई है? पार्टिकल नेचर क्यों होगा? क्योंकि उसका मास और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर मास बहुत बड़ा हो जाएगा तो वेवलेंथ इतनी छोटी होगी जो हम लोग मतलब नहीं पता लगा पाएंगे, मतलब वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के पास भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। और अगर मास बहुत बड़ा होता है तो उस केस में बड़ी मास की बॉडीज़ के लिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि उनका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। मैंने अभी ये बता दिया था, लाइट हैज़ डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। इसमें ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के पास भी दोनों ही होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों रहते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि केवल आपको पार्टिकल और वेव नेचर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में दिखाई दे सकता है जिनका मास बहुत छोटा होगा, मतलब जिनका मास इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 9.31 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है, बहुत कम। तो आप ये सोचें कि एक गेंद है आपकी जो क्रिकेट बॉल है, उसके साथ भी पार्टिकल और वेव नेचर होगा, तो नहीं होगा। उस पर केवल पार्टिकल नेचर होगा, वेव नेचर नहीं हो, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उससे निकलने वाली वेव्स होंगी वो बहुत बहुत वीक होंगी। वो पॉसिबल नहीं हमारे लिए कर पाना, है ना, क्योंकि मास बहुत बड़ा हो जाएगा। और हमने ये देखा था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है, और ये मैंने बताया था कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो मास जितना ज़्यादा छोटा होगा तभी लैम्डा उसका बड़ा होगा, और मतलब सिग्निफिकेंट तभी हो पाएगा ऑब्जर्व करने लायक जब मास बहुत छोटा होता है। मतलब दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना है आपने बस अभी, है ना। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है दैट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। लाइट की स्पीड हर मीडियम के अंदर एक समान नहीं रहती। लाइट की मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर मिलती है? लाइट की स्पीड होती कितनी है? लाइट की स्पीड c कहते हैं हम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट एक सेकंड में कितने किलोमीटर चलती है? 3 लाख किलोमीटर चलती है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट।
या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होती है लाइट की। और मैक्सिमम स्पीड लाइट की कहाँ पर होती है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। ये स्पीड 3 × 10⁸ जो सी है हम लोग देख रहे हैं वैक्यूम में होती है। लेकिन इसके बाद जो ये स्पीड है वो अलग अलग होती जाती है, मतलब डिक्रीज होती जाती है। जब आप किसी मीडियम में लाइट को ट्रेवल करवाते हैं, जब लाइट जो सी किसी मीडियम में चलती है, मान लिया कि कांच में चल रही है, ग्लास में चल रही है, तो ग्लास में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? दैट विल बी बिट लेसर। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सी अपॉन ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इन मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जैसे वाटर है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? 1.33। ठीक है, तो वाटर में स्पीड कितनी हो जाएगी लाइट की? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33। तो ये आपका जी हो जाएगा 2.66 और 332 और 0.25। तो 2.25 × 10⁸। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? वाटर में लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 2.2, ठीक है, लाख, 2.25 लाख किलोमीटर हो जाएगी पर सेकेंड, 2.25 लाख मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कम हो जाएगी। इसी तरह से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? वो 1.5 होता है। अब 1.5 होता है तो ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर हो जाएगी। डायमंड में कितनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डायमंड में 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड है दैट वेरीज फ्रॉम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो क्या होती रहेगी? वो वेरी करती रहेगी। तो ये हमारे को जो है ध्यान रखना। डायमंड में 1.24, 1,24,000 किलोमीटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप ध्यान रख लेना, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी लाइट की? लेसर हो जाएगी। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? म्यू लिखते हैं। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। सबसे ज़्यादा है वैक्यूम में, उसके बाद एयर में, उससे कम यहाँ पानी के अंदर हो जाएगा, उससे कम ग्लास के अंदर जाएगा। ग्लास में फिर अलग अलग है, फ्लिंट ग्लास के अंदर अलग होगी और क्राउन ग्लास है। लेकिन आप ध्यान रखना कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो सी है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की बढ़ेगी तो वो कम होती चली जाएगी बस। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कह सकते हैं। आप इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी, एक ही बात है। तो एक बात मेरे को बताओ, अगर किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड जो है, मतलब हम लोग ये कहते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन ए मटेरियल। किसी मटेरियल के अंदर अगर लाइट की स्पीड मिनिमम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी वहाँ पर क्या होगी? जब मिनिमम है, जब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट कम है जहाँ पर, वहाँ पर इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी ना, एक ही बात होगी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने पर किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। अब आता है हम लोग दूसरा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप जानते हैं कि अगर एक सिंगल मीडियम में कोई लाइट चल रही है, एक ही मीडियम से, जैसे हवा में आ रही है और होमोजीनियस मीडियम है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर भी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाती है, जैसे आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे ना यहाँ पर, तो ऊपर से पहले लाइट आ रही है तो सबसे पहले एक्सोस्फेयर होगा। एक्सोस्फेयर के बाद में आपका आइनोस्फेयर आएगा। आइनोस्फेयर के अंदर जब आप आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या बनेगा? वो मेसोस्फेयर आ जाएगा। मेसोस्फेयर में जब आप और अंदर आएंगे तो क्या हो जाएगा? थर्मोस्फेयर आएगा। थर्मोस्फेयर के बाद में जब आप एंटर करते हैं यहाँ पर क्या आएगा? स्ट्रेटोस्फेयर आएगा। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद फिर जब आप आएंगे तो क्या आ जाएगा? ट्रोपोस्फेयर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा उसको कहाँ पर मिलेगी? ऑब्वियसली ट्रोपोस्फेयर में। अगर लेकिन जो लाइट की अलग अलग लेयर्स है ना हमारी, जो से एटमॉस्फेरिक लेयर, वहाँ पे कुछ ना कुछ डेंसिटी, यहाँ से वैक्यूम में जैसे एंटर हुई और जैसी पहले उसे कोई डेंस लेयर मिली, वहाँ पे थोड़ा सा अपने पास से, ये उसका पाथ होना चाहिए, लेकिन वहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डेंसर है ना, तो डेंसर मीडियम में क्या होती है, इट बेंड्स। जब भी कोई लाइट आपकी, तो क्या हो जाएगा, जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है इसका। तो जब भी कोई लाइट जो सी है, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। जब भी कोई लाइट वेव है, मान लिया ये कोई लाइट वेव आ रही है, ठीक है, यहाँ से ऊपर से आसमान से एक लाइट वेव आई, और जैसी एक थोड़े से डेंसर मीडियम आई तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर आगे जाकर फिर दोबारा से यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, फिर और पास आ जाएगी इसके, और पास आ जाएगी,
तो मतलब अलग अलग लेयर्स में इसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगी और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, मल्टी रिफ्रैक्शंस भी होंगे और रिफ्लेक्शंस भी होंगे, मेनली रिफ्रैक्शंस बहुत सारे होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई लाइट वेव्स सन से आपके पास पहुंचती है ना, वो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के थ्रू पहले ही गुजर चुकी होती है। इट हैज़ ऑलरेडी पास थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्शंस। मतलब सन से आने वाली लाइट जब अर्थ में हमारे पास पहुंचती है, इट हैज़ फेस्ड ए नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस, क्योंकि अलग अलग लेयर की डेंसिटी अलग अलग रहती है और यहाँ तक कि एक ही लेयर के अंदर भी अलग अलग डेंसिटी रहती है। ठीक है, जैसे हम लोग अपने ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, ट्रोपोस्फेयर में एंटर करने के बाद भी उस मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई लाइट वेव्स एक स्ट्रेट लाइन में एक किसी होमोजीनियस मीडियम से चलती हैं और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती हैं, तो अपने ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? द फेनोमेना ऑफ, आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देख सकते हैं, द फेनोमेना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से जो डेविएशन होता है लाइट का, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, ये देखो रेयरर है, यहाँ पे हवा है, एयर है, और ये डेंसर ग्लास है मान लिया। जब भी रेयरर से डेंसर में एंटर करेगी लाइट, तो आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्मल कहेंगे हम लोग। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, जो 90 डिग्री पे एंगल बना रहा है, इसको नॉर्मल कहते हैं। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब भी लाइट जो सी है यहाँ पर आई थीटा एंगल से, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, थीटा डैश एंगल पे आ जाएगी, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे डायग्राम में भी बताया हुआ, ये एयर से आ रही है, देखो यहाँ पे ये एयर से एंटर कर रही है, एयर से एंटर कर रही है आपकी पानी के अंदर, वाटर के अंदर। तो जैसी एयर से वाटर में एंटर करेगी, क्योंकि वाटर डेंसर होता है, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ झुकी। नहीं तो अदरवाइज इसका पाथ क्या होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था। ये अगर ये बीच में मतलब दो अलग अलग मीडियम नहीं आते तो सीधा यूं निकल जाती लाइट वेव, लेकिन क्योंकि डेंसर मीडियम आ गया तो नॉर्मल की तरफ झुक गई। देखो ये इस तरह से इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब भी कोई लाइट वेव्स डेंसर से रेयर में जाएगी, अब देखो ये यहाँ पर डेंसर से कोई लाइट वेव है, ये डेंसर से जा रही है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो डेंसर से जाने का, जब डेंसर से जा रही है ये, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ऐसे ना जाकर क्या हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात तो सबकी ध्यान रहेगा, जब भी कोई लाइट वेव्स रेयरर से डेंसर में जाएंगी तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब भी डेंसर से रेयरर में आएगी, फिर बोल रहा हूँ मैं दोबारा से, जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ पहले तो देख लो, अगर पूछना है तो। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म। किसी भी प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, यहाँ देख लो आप पहले। ठीक है, प्रिज्म इस फॉर्म में होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में। नॉर्मली ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, तो प्रिज्म में, जैसे ये प्रिज्म है हमारा, अगर किसी भी लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट करोगे ना आप ऐसे, तो ये इस तरह से बाहर निकल आती है। ठीक है, प्रिज्म से बाहर आने में ये लाइट जो एक सिंगल वाइट लाइट है, वाइट लाइट के अंदर सातों वेवलेंथ होती हैं। कितनी होती हैं? सातों की सातों वेवलेंथ होती हैं। तो ये जैसी इसमें से निकलेगी, ये 7 अलग अलग कलर्स में आ जाएगी बाहर। ठीक है, 7 अलग अलग कलर्स में आ जाएगी। इस कलर में, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो रेड लाइट का डेविएशन सबसे कम होगा, रेड का मिनिमम होगा। सबसे ज़्यादा डेविएट होने वाली लाइट कौन सी हो जाएगी? वायलेट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म देख लो, तो लिखो यहाँ पर आप पहले, वाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, या 7 वेवलेंथ। कलर का मतलब अलग अलग, कलर का मतलब अलग अलग वेवलेंथ होगी। वाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर, जिसको हम विबग्योर से कहते हैं, इसका विबग्योर। ये 7 कलर कौन कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? ये मैक्सिमम है, और ये इनके बीच में है।
और सबसे कम वेवलेंथ ये होती है मिनिमम। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी हो जाएगी? वायलेट की हो जाएगी। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी? कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेड की होगी। ये मिनिमम होगी। ये याद रखना, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन मैंने इसी के ऊपर देखा हुआ है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? अल्ट्रावायलेट। अब एक बात ध्यान रखनी है हमें, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना। हम कहते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। E एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, हमें इससे कुछ खास लेना देना नहीं है। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, इससे हमारे को कुछ नहीं। ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। अब ये न्यू और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन होता है? ध्यान रखना, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। न्यू इज इक्वल टू लैम्डा जो सा वेवलेंथ है, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ होता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्स, उल्टा है, इनवर्सली रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड विद वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब, अगर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। यही तो देख रहे हैं हम यहाँ पे। क्या देखा आपने? ये रिलेशन, आपने यहाँ रिलेशन क्या देखा? वो इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से आ जाता। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्स है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप में से कौन बताएगा इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कौन सी है, कौन सा कलर है? सबको समझ में आ गया ना? वायलेट है। बस ये ध्यान रखना आपने। प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रिज्म जो सा है, जब भी वाइट लाइट को पास कराएंगे तो उस वाइट लाइट को अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेकअप कर देता है, ठीक है। तो कभी भी वाइट लाइट को हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो आपको 7 रंग दिखाई देते हैं ना, जैसे इंद्रधनुष के दिखाई देते हैं, जैसे रेनबो के आपको दिखाई देते हैं। सो व्हेन ए वाइट लाइट इज मेड टू पास थ्रू द प्रिज्म, it gets splitted up into 7 colors, 7 different colors. This property of splitting the light into its constituent wavelengths is called as dispersion of light. इस property को कहते हैं जिसमें white light को अपने constituent colors में breakup कर दिया जाता है। सात, वैसे एक लाइट के अंदर white light है, उसमें तो सातों कलर मिक्स हैं, लेकिन जब भी व्हाइट लाइट को अपने 7 अलग अलग कलरों में तोड़ दिया जाता है, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेकअप कर दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। सो सेपरेशन ऑफ विजिबल लाइट, लिख लो इसको, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ विजिबल लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है, अपने मूलभूत रंगों में विभक्तिकरण, कंस्टिट्यूएंट कलर्स। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जब भी आप लाइट को पास करेंगे तो जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका डेविएशन होगा। तो आपको ध्यान रखना है, द मोर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा द मोर द डेविएशन, उतना ज़्यादा विचलन होगा उसका, ठीक है, उतना ज़्यादा विचलन होगा। तो सबसे ज़्यादा विचलन कौन से कलर का है? वायलेट कलर का। वायलेट डेविएट्स मैक्सिमम एंड रेड द मिनिमम। रेड का सबसे कम होगा। तो एक बात बताओ, एक कांच की टुकड़ा जो ग्लास है, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस कलर के लिए होगी उसकी बताओ? ऐसा कौन सा कलर है जिसके लिए उसकी मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर, जो V इज इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन म्यू, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए आ रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादा होगा। अब C मैक्सिमम किसके लिए हो रही है? अल्ट्रावायलेट के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक वही है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा है C। तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा? आपको ध्यान रखना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर वायलेट लाइट, बिल्कुल सही है, वायलेट लाइट, एंड मिनिमम फॉर रेड लाइट। या ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाने। ये हमने देख लिया कि वायलेट लाइट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, वायलेट लाइट डेविएट्स द मोस्ट। तो वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। देख लो, ये है डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ऐसे सनराइज आती है, आपने उनको पैरेलल रेज के रूप में डाला इन पे, और वो अपने 7 कलर में हो गए। सबसे कम डेविएशन किस कलर का दिखाई दे रहा है आपको? रेड कलर सबसे कम डेविएट हुआ। और सबसे ज़्यादा डेविएशन किस कलर का दिखाई दिया? रेड का। अब क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
देखो ये क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो CDMA टेक्निक है ना, आपके नेट में भी जो यूज़ की जाती है केबल्स के अंदर, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली इसी टेक्निक के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारी। मतलब जो आपके पास इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, ये आपके पास दो माध्यम से पहुंच रहा है, दो अलग अलग मीडियम से पहुंचता है। एक GSM है जो सैटेलाइट के बाई एयर आपके पास आ रहा है वायरलेस। दूसरा जो केबल्स के थ्रू आ रहा है आपका, तो ये जो आपका जियो फाइबर वगैरह और जो एयरटेल वगैरह के हैं, फाइबर के थ्रू आ रही है इनसी, ठीक है, जियो फाइबर, उसमें क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं आपसे, और पूछे जाते ही हैं। मतलब बहुत सिंपल होते हैं, मुश्किल नहीं होते उसमें, लेकिन यह है कि आपको पता होना चाहिए कि किस टेक्निक पर बेस्ड है ये। तो ये यूज़ करता है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ, तो आप ये देख लो, ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अभी हमने देखा कि कभी भी किसी लाइट को अगर हम लोग पास करवाते हैं, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये क्रिटिकल एंगल वाली टेक्निक जो सी है केवल हमेशा रेयर से डेंसर में नहीं होती, ये डेंसर से रेयर में होती है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। जब लाइट वेव्स जो सी कहाँ डेंसर से रेयर में चलती हैं, तो जब कभी भी किसी लाइट वेव को आपने रेयर से डेंसर से रेयर मीडियम में इंसिडेंट किया, ये लाइट वेव्स डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रही हैं, तो नॉर्मली हमने देखा है कि क्या होता है, जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट वेव्स क्या करती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता। तो क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख रहे थे हम। जब भी कोई लाइट वेव्स डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो नॉर्मली क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयर में जाएगी और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, एक पर्टिकुलर एंगल, जब लाइट को इस एंगल पे इंसिडेंट करेंगे या इससे बड़े एंगल पे इंसिडेंट करेंगे, यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल हो गया, IC लिख देते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल। तो इस केस के अंदर क्रिटिकल एंगल पे या क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर क्या होता है, जब भी कभी लाइट को आप इंसिडेंट करेंगे डेंसर मीडियम से, कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है अगर, तो इट गेट्स टोटली रिफ्लेक्टेड इंटरनली। ये सारी की सारी लाइट जो उनसी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं करेगी, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल नहीं करेगी, थोड़ी सी भी लाइट नहीं ट्रेवल करेगी, और सारी की सारी क्या हो जाएगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब लाइट बाहर गई नहीं, यहाँ पर आपने 100 ल्यूमेन की लाइट डाली, ये इसकी पावर होती है समझ लो आप, है ना, 100 ल्यूमेन की, यहाँ पर कुछ भी नहीं, बाहर कुछ नहीं गई, और जो वापस रिफ्लेक्ट होगी वो 100 ल्यूमेन ही है। ये तो अदरवाइज एनर्जी जो सी क्या होती है, डिसिपेट हो जाती है। डिसिपेट का मतलब खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। 100 ल्यूमेन आपने डाली, 40 बाहर चलेगी और 60 अंदर आ गई, तो आप इसका कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं कर सकते फिर। मतलब कोई भी सिग्नल जो से आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकेंगे, तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करवा दिया जाता है इसको। और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, जब आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं क्रिटिकल एंगल पे, ठीक है, जब आप उसे इंसिडेंट करते हैं क्रिटिकल एंगल पे। तो क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल सबसे पहले आप इसको कर लेते हैं। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड विच रेज ऑफ लाइट पासिंग, ये कंडीशन है, ध्यान रखना, थ्रू ए डेंसर मीडियम टू ए रेयरर मीडियम आर नो लॉन्गर रिफ्लेक्टेड बट गेट टोटली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। आपको ध्यान रखना है कि वो एंगल जिसपे जब लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, डाला जाता है, तो सारी की सारी लाइट जो सी है टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाती है, वो एंगल जो सा है उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और इस फेनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका एग्जाम्पल भी लिख लो, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर तो हमारे पास क्या हो गया, इसका यूज़ करते हैं हम लोग। फिर ये क्रिटिकल एंगल और टोटल रिफ्लेक्शन का जो रेनबो फॉर्मेशन होता है ना, रेनबो जो आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है, रेनबो फॉर्मेशन, वो भी इस फेनोमेना पे ही डिपेंडेंट होता है, रेनबो फॉर्मेशन। और एग्जांपल आप अगर इसका देखना चाहते हैं तो जो मिराज होता है, जैसे मिराज है आपका, मिराज कहाँ पर होता है, रेगिस्तान में होता है ना। आप रेगिस्तान में अगर भटक जाते हैं तो आपको लगता है जैसे बहुत दूरी पर
कहीं पर वाटर सोर्स है, झील है पानी की, होता कुछ नहीं है लेकिन लगता है ऐसा, वो मिराज के कारण लगता है। तो ये मिराज उसको कहते हैं। रेगिस्तान में जो फिनोमेना होता है जिसमें आपको रेगिस्तान में नखलिस्तान दिखाई देता है, नखलिस्तान मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि जैसे वहाँ पर वाटर सोर्स है कोई, ये फिनोमेना जो सा है वो मिराज होता है। और मिराज भी जो सा है इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स। इसी तरह से हम लोग इंडोस्कोपी होती है ना जो सी इंडोस्कोपी, वो भी दैट आल्सो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो मिरर, यहाँ ये सब चीज़ें ध्यान रख लेना। मिरर्स में प्लेन मिरर आ जाएंगे, लेंस पे आ जाते हैं हम लोग। लेंस बेसिकली क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक लेंस कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, और दूसरा कनकेव लेंस होगा। अब कन्वेक्स लेंस किस टाइप के होते हैं, कन्वेक्स लेंस ऐसे होते हैं, दीज आर कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस कैसे होते हैं, या आप उनकी शेप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। अब कन्वेक्स लेंस में एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई लाइट वेव्स इन्फिनिटी से आती हैं वो पैरेलल रेज कहलाती हैं। सन से आने वाली रेज क्या होती हैं, दे आर कॉल्ड एज पैरेलल रेज। सो लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी वो हमेशा कहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, सारी की सारी फोकस पे आ जाती हैं सब के सब। इसको कहते हैं फोकस। सारी लाइट वेव्स जो हैं दे विल बी एक्यूमुलेटेड एट फोकस पे आ जाएंगी। ऑल लाइट वेव्स आर एक्यूमुलेटेड ऑन एट फोकस। एक बात ध्यान रखना कि कन्वेक्स लेंस से जो भी इमेज बनेगी, यहाँ पर जो भी इमेजेस बनेगी, दे आर ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेजेस फॉर्म्ड आर रियल होंगी और उल्टी होंगी। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, इन्वर्टेड। जो भी चीज लाइट में एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी इमेज उसी डायरेक्शन में बनती है जिस डायरेक्शन में लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है। लाइट ऐसे जा रही है ना, इमेज भी इसी डायरेक्शन में बन रही है, तो रियल इमेज होगी। और रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी होगी, उल्टी होगी हमेशा। रियल इमेज जो सी है वो इन्वर्टेड होती है नॉर्मली। अगर कोई भी इमेज लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो वो हमेशा क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज बन रही है उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब जैसे हमारे पास कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में यहाँ से लाइट वेव्स ऐसे चल रही हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जो कन्वेक्स लेंस है इसकी प्रॉपर्टी होती है, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। लाइट वेव्स को क्या करता है, लाइट बीम्स को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब एक जगह पे ला करके फोकस कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। लेकिन ये क्या करता है, डेविएट कर देता है, मतलब इनको बाहर की तरफ ले जा लेता है। ऐसे चली जाती हैं लाइट वेव्स, यहाँ से पढ़ने के बाद ये क्या चली जाएंगी, पीछे की ऐसे चली जाएंगी बाहर की ओर। और इनकी इमेज कहाँ पे बनती है, जब हम इसको पीछे आकर के मिलाएंगे, इस तरह से पीछे आगे मिलाएंगे तो यहाँ पर इमेज बनेगी, ये फोकस होगा इसका। जहाँ इमेज बनेगी इसके अपने आप वो फोकस कहलाता है, तो ये पॉइंट फोकस होगा। तो इसलिए यहाँ पर बनने वाली इमेजेस कैसी होंगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि ये लाइट की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके अपोजिट। तो यहाँ पर इमेज कैसी हो जाएंगी, हमेशा वर्चुअल होंगी। आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में बन रही है ना, लाइट की डायरेक्शन में, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, कन्वेक्स लेंस की, इसकी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। क्योंकि और इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी हमेशा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है उसके अपोजिट में इसकी होगी हमेशा नेगेटिव। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस की, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है ना बननी। तो मतलब जो लाइट तो ऐसे जा रही है लेकिन इसकी फोकस कहाँ पे आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। फोकल लेंथ is the point on the principal axis where the light waves are supposed to be converging. वो point focal point कहलाता है, where the parallel beams of light are supposed to be converging. जहाँ पे converge होती है, that point is called as focus. और the distance between the optical center इसको कहते हैं लेंस का, बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस एंड फोकस। फोकस तो वो पॉइंट हो गया जहां पर सारी लाइट वेव्स क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। कन्वेक्स लेंस को किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, अब जैसे आंखों की कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन सा लेंस कब यूज किया जाता है, देखो कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया या फॉर साइटेडनेस क्या होता है, जब आपको पास की चीजें दिखाई नहीं देती उसे फार साइटेडनेस कहते हैं।
फार साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है यहाँ पे, मतलब ये ध्यान रख लेना, कंफ्यूजन नहीं हो सकता। फार साइटेडनेस का मतलब है जब आपको पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है क्लियर, तो आप अपने चश्मे में जो लेंस लगवाएंगे वो कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यहाँ पर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बच्चे अक्सर गलतियां करके आएंगे इसमें। वो फार साइटेडनेस का मतलब जो सा आप लिखेंगे दूर की चीज़ दिखाई नहीं दे रही होगी, नाम से ऐसी लगता है ना। कनकेव लेंस क्या हो जाएगा, उसमें आ जाएगा हमारा मायोपिया, लिख लो इसको बिल्कुल। कनकेव लेंस जो सा है नियर साइटेडनेस और मायोपिया, अब आप समझ ही जाएंगे उसका, मायोपिया। अभी आज का लास्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है कि जब जो सन से आने वाली लाइट है ना वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि डस्ट पार्टिकल्स, मतलब किसी भी ऐसे पार्टिकल्स जिसकी डायमेंशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ के बराबर का अगर कोई भी पार्टिकल है, मतलब जिसकी डायमेंशंस लाइट की वेवलेंथ की डायमेंशंस के इक्विवेलेंट है या उसके ऑर्डर की है, उनसे टकराने के बाद लाइट वेव्स क्या करती है, वो डेविएट कर जाती है अपने पाथ से। सो ये जो फेनोमेना है ना, डेविएशन ऑफ लाइट आफ्टर striking or colliding with the particles whose size is of the order of the wavelength of the light, लाइट की वेवलेंथ के साइज के पार्टिकल से टकराने के बाद वो क्या करेगा, उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगी, ये लाइट वेव्स पूरी तरह से एब्जॉर्ब होंगी और तब एमिट हो जाएंगी उससे, इसको हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, तो रिफ्लेक्शन के अंदर ये सब नहीं होता। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या है कि जो पार्टिकल है इंटरेक्ट नहीं करती है मीडियम के साथ या पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर लाइट वेव्स क्या होती है, इंटरेक्ट कर रही है। क्या हो रही है, पहले एब्जॉर्ब हो रही है, ये लाइट वेव्स जो सी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती हैं और तब एमिट होती हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद एमिट होती हैं और हर डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, वो स्कैटर कर जाती है, फैल जाती है, उसको कहते हैं स्कैटरिंग। तो आसमान का लाल रंग किसकी वजह से दिखाई देता है, ब्लू कलर किसकी वजह से दिखाई देता है, और ये सबसे पहले किसने बताया था आसमान का रंग नीला है, किस कारण से है, किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट थे, उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था, इंडियन थे वो, 1929 का नोबेल प्राइज मिला उन्हें। एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है रमन्स इफेक्ट, सीवी रामन का नाम सुना आपने, वही उन्होंने ही बताया था, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है आकाश का नीला रंग। और ये जो अभी आप टेलीफोन वगैरह यूज़ करते हैं ना, इसके अंदर रामन्स इफेक्ट बहुत, मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये सारी आपकी जितनी भी टेली कम्युनिकेशन के अंदर है, रमन्स इफेक्ट का ही यूज़ किया जाता है उसमें। जितना भी मॉड्यूलेशन है, आप में से अगर किसी ने पढ़ा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसमें मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ये सब जो सा इसी प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, रमन्स इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है वो। ठीक है, टेलीफोन का यूज़ करें, इंटरनेट में रमन्स इफेक्ट का, उनके जो प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए थे उनके ऊपर बेस्ड हैं, फिर टेक्नोलॉजी उनसे डेवलप की गई है। तो स्कैटरिंग को आप समझ गए, स्कैटरिंग का जो कंसेप्ट है वो देने वाले साइंटिस्ट हैं सीवी रामन, जिन्होंने पहली बार बताया था आसमान का नीला रंग जो सा है दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लिख लेते हैं आप सबसे पहले, या जो इसके जिन्होंने बताया वो सीवी रामन है, सीवी रामन टोल्ड अबाउट द ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई स्कैटरिंग के लिए, व्हेन लाइट पार्टिकल्स आर फुली एब्जॉर्ब्ड एंड देन emitted in many dimensions, in many directions, is a scattering. This is called as scattering. It's called as scattering of light. So color of sky, blue color of sky, ये हमने देख लिया, blue color of sky। फिर लाइट में ही अभी लाइट का सबसे बड़ा चैप्टर है, फिर इस पे देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे इसमें साइंस के इस पार्ट में, मतलब ज़रूर इसमें से तो आना ही है, बहुत सी टेक्नोलॉजी इस पे बेस्ड है ना। तो आज का यहीं तक रहने देते हैं।